हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस सेशन में हम आने वाले KLP के सिनॉप्सिस थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 998 kg पर क्यूबिक मीटर 20 डिग्री सेल्सियस पे, एंड एट 40 डिग्री सेल्सियस इज 992 kg पर क्यूबिक मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज, डेंसिटी के बारे में कहा गया है, डेंसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। हमें कहना है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो किसके बराबर है। अब डेंसिटी में जो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है, थर्मल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। रो इज इक्वल टू रो जीरो डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। गामा इज द वॉल्यूम कोफिशिएंट, ओके, thermal expansion coefficient. So rho zero is the original density, rho is the final density, delta T is the change in temperature. Okay. So यहाँ पर अब delta T तो हमें पता है 40 minus 20 is 20. Remember जब difference of temperature होगा तो scale does not matter. Celsius और Kelvin scale में कोई फर्क नहीं आएगा, और so will not convert any units here temperature में। गामा निकालना है, रो जीरो भी दिया है, फाइनल रो भी दिया हुआ है। सो लेट्स मसाज दिस इक्वेशन अ बिट। 1 प्लस गामा डेल्टा टी को ऊपर लेते हैं। 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो जीरो डिवाइडेड बाय रो। सो दिस इंप्लाइज गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू रो जीरो डिवाइडेड बाय रो माइनस 1। इस 1 को यहां लाते हैं तो -1 बन गया। ओके, फिर जाके डेल्टा टी को नीचे लेते हैं। सो we'll get gamma is equal to 1 by delta t into rho 0 divided by rho minus 1. Okay? Rho 0 divided by rho minus 1. अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। डेल्टा टी किसके बराबर है? 40 minus 20 is just 20. रिमेंबर केल्विन और सेल्सियस स्केल पे डिफरेंस और टेम्परेचर सेम वैल्यू होता है। सो 40 minus 20 is 20. सो 1 डिवाइडेड बाई 20। रो जीरो बाई रो जीरो जो है वो 998 है, ओरिजिनल डेंसिटी 998 बाय ओरिजिनल आई मीन द इनिशियल। सो 998 डिवाइडेड बाय रो फाइनल डेंसिटी इज 992 kg पर क्यूबिक मीटर। सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में है। 992 फिर -1, ओके, फिर -1। तो ये आपने वर्कआउट करना है। मैंने पहले ही वर्कआउट किया हुआ है। तो गामा जो है वो आ रहा है 3 × 10 to the power -4 पर सेल्सियस डिग्री या फिर पर केल्विन, जो दो में से आप जो भी यूनिट यूज करना चाहे। रिमेंबर इसमें डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज इन्वॉल्व, तो केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल जो है वो सेम होंगी। सो गामा इज 3 × 10 to the power -2 पर सेल्सियस डिग्री या फिर पर केल्विन। 3 × 10 to the power -4, वेयर इज इट? यहाँ 3 × 10 to the power -4 पर सेल्सियस डिग्री। ओके, सो फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। रो इज इक्वल रो जीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अच्छा, इसमें वो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला भी है। रो जीरो टाइम्स 1 माइनस 1/2 गामा डेल्टा टी। अप्रोक्सीमेशन आप यूज नहीं करेंगे, आप बेसिक फॉर्मूला पहले यूज कर लेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। क्वेश्चन नंबर 2. The power radiated by a black body is P and it radiates maximum energy at wavelength lambda 0. The power radiated by a black body is P and it radiates maximum energy at wavelength lambda 0, जिसको हम normally lambda max से represent करते हैं। So lambda 0 उसको यहाँ represent किया by lambda 0. If the temperature of the black body is now changed so that it radiates maximum energy at a wavelength of 3/4 lambda 0, the power radiated by it becomes n times p. The value of n is, दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है काफी आसान है। उसके बाद एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीनस डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा मैक्स जो है, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, लेकिन इन केल्विन्स होना चाहिए। अब लैम्डा मैक्स आपको पता होना चाहिए। लैम्डा मैक्स क्या है? लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी इमिटेड इज मैक्सिमम। सो लैम्डा मैक्स कभी कभी थोड़ा सा मिसलीडिंग है कि ये कहीं मैक्सिमम वेवलेंथ तो नहीं है, नहीं, ये वेवलेंथ है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी इमिटेड मैक्सिमम है, पावर इमिटेड मैक्सिमम है, पावर रेडिएटेड मैक्सिमम है। तो ये तो एक इक्वेशन आ गई। पहले हम यहां से ही देखते हैं। सो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो
lambda 2 divided by lambda 1 is equal to T1 divided by T2. Inverse proportionality है तो उल्टा हो जाएगा. So this implies T1 divided by T2 is equal to, now lambda 2 divided by lambda 1. Lambda 2 जो है that is 3 by 4 lambda 0. Okay, 3 by 4 lambda 0. 3 by 4 lambda 0 divided by lambda 1 जो है वो lambda 0 है. So divided by lambda 0, lambda 0 goes to dogs. So T1 divided by T2 is equal to 3 divided by 4. तो ये आपके पास आ गया टेम्परेचर्स का रेशो. T1 divided by T2 is equal to 3 divided by 4. 3 divided by 4. Now पावर की बात कर लेते हैं. पावर आपको पता होना चाहिए फ्रॉम स्टेफन्स लॉ. ओके, फ्रॉम स्टेफन्स लॉ आपको पता होना चाहिए कि पावर रेडिएटेड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. ओके, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर. सो यहां पर अब हम ये यूज कर लेंगे. टू बी प्रिसाइज P इज इक्वल टू सिग्मा A T टू द पावर 4 होता है, लेकिन हमारे लिए प्रोपोर्शनैलिटी काफी है. सो P2 डिवाइडेड बाई P1 जो है दैट इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 टू द पावर 4. ओके, टू द पावर 4. अब T2 डिवाइड बाई T1 आपने यहां पर पहले ही निकाला है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 4, नहीं 4 डिवाइड बाई 3. ये T1 डिवाइडेड बाई T2 है, 3 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन हमें यहां पर चाहिए T2 डिवाइडेड बाई T1. सो उल्टा करना होगा. सो 4 डिवाइडेड बाई 3, सो दिस बिकम्स 4 डिवाइडेड बाई 3 पावर 4. ओके, पावर 4. सो दिस इंप्लाइज P2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 जो है दैट इज 256 divided by 81. 4 to the power 4 is 256, 3 to the power 4 is 81. और P1 को ऊपर लाते हैं, और P1 जो है, चलिए फिलहाल P1 लिखते हैं. सो दिस इंप्लाइज P2 जो है वो आपसे कहा गया है कि इज N टाइम्स P. ओके, N टाइम्स P. सो NP is equal to 256 divided by 81 into P1 जो है that is P, power radiated is P, initial power radiated is P. So P and P will cancel out. This means N is equal to 256 divided by 81. 256 divided by 81. Option 4. Okay. So again आपके पास दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, तो फिर काफ़ी आसान है. दो फॉर्मूले याद होने चाहिए. फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना. So let's move on to the next one. Come on. Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be. Okay, so यहाँ पर हमारे पास दो rods हैं, A and B. ये एक रॉड है, ये दूसरी रॉड है, A and B. यहां से टेम्परेचर T1 दिखाया गया है, यहां से टेम्परेचर T2 दिखाया गया. दिस इज टेम्परेचर T1 दिस साइड एंड दिस साइड इज टेम्परेचर T2. सो फ्लो ऑफ हीट जो होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. फ्लो ऑफ हीट जो है दैट इज इन दिस डायरेक्शन. तो ये लेंथ मानी जाएगी. ओके, ये लेंथ मानी जाएगी. अगर ये लेंथ है तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गई. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है दोनों का सेम है, वो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि दोनों का सेम है. सो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए आपके पास फॉर्मूला अगेन है, फॉर्मूला पता होना चाहिए. के इक्विवेलेंट इज इक्वल K1A1 प्लस K2A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला है. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, सीरीज के लिए अलग से फिर होता है. सो K1 A1 के बदले में भी A2 के बदले में भी, दोनों का एरिया जो है वो सेम है. क्वेश्चन में दोनों का डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि दोनों का एरिया सेम है. वैसे भी ऑप्शंस में A कहीं नहीं है तो दे मस्ट बी सेम, ताकि कैंसिल आउट हो जाए. तो A और A उसे कॉमन लेते हैं, अंदर बच गया K1 प्लस K2 divided by A plus A is twice A and A goes to dogs. So K equivalent is equal to K1 plus K2 divided by 2. K1 plus K2 divided by 2. So option 4. Okay, option 4. K1 plus K2 divided by 2. फॉर्मूले याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है. 10 gram of ice cubes at 0 degrees Celsius. So 10 gram of ice cubes at 0 degrees Celsius are released in a tumbler. Water equivalent 55 grams. So tumbler को which is simply a container, उसे आप simply ले सकते हैं, replace कर सकते हैं by 55 grams of water.
उसी का मतलब है वाटर इक्विवेलेंट इज 55, सिंपली उसे रिप्लेस कर लें बाय 55 grams ऑफ वाटर at 40 degrees Celsius. Assuming that negligible heat is taken from the surroundings, the temperature of water in the tumbler becomes nearly L दिया हुआ है, latent heat of fusion 80 calories per gram. Specific heat of water आपको पता होना चाहिए 1 gram per 1 calorie per gram per Celsius degree, वो ये भी वैसे याद होना चाहिए, कभी कभी नहीं दिया हुआ होता है। सो हमारे पास है एक साइड से आइस है, अब दूसरे साइड से हम 55 ग्राम्स ऑफ वाटर लेंगे, भूल जाए उस टम्बलर को, 55 ग्राम्स ऑफ वाटर हम लेंगे और आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब करके सीधे ही मेल्ट होना स्टार्ट कर लेगा और वाटर जो है उसका टेम्परेचर हमें लेना है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, आइस जब मेल्ट होगा, पूरा मेल्ट होगा, मेल्ट पूरा होने तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। फॉर मेल्टिंग पर्पसेस, जस्ट फॉर मेल्टिंग हीट कितनी चाहिए? ओके, हीट के फिर हम देखेंगे कि ये वाटर 55 ग्राम ऑफ वाटर जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे वो उतनी हीट दे पाएगा कि नहीं, सो पहले वो चेक करना होगा। सो फॉर मेल्टिंग पर्पसेस कितनी हीट चाहिए? Q इज इक्वल टू MLF, सिंपल फॉर्मूला आपके पास है MLF, M इज मास एंड LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। M जो है वो 10 ग्राम्स है, 10 ग्राम्स, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है दैट इज 80 कैलोरीज पर ग्राम। अब ग्राम एंड ग्राम विल कैंसिल आउट। इस चैप्टर में यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि काफी बार हर कोई चीज ऐसा सिस्टम में नहीं होती है, यूनिट्स मिक्स चलते हैं। सो यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है, इसलिए मैं यूनिट को साथ साथ ले रहा हूं, ऑल्दो यहां पर उतना ज्यादा मसला नहीं था। 80 इंटू 10 इज 800 कैलोरीज। ओके, 800 कैलोरीज। तो आइस को मेल्ट करने के लिए, सिर्फ मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री ही रहेगा। सो दिस इज बेसिकली फ्रॉम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपको 800 कैलोरीज चाहिए। ओके, आपको 800 कैलोरीज चाहिए। अब जरा देखते हैं कि जो वाटर पहले से ही हमें लेना है 55 ग्राम्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, वो इतनी हीट दे पाएगा कि नहीं, वो इतनी हीट दे पाएगा कि नहीं। अगर दे पाएगा तो ठीक है, आइस पूरा मेल्ट होगा। अगर इससे ज्यादा दे पाएगा तो फिर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज भी हो जाएगा, लेकिन अगर इससे कम हीट दे पाया तो फाइनली थोड़ा सा आइस मेल्ट हुआ होगा, थोड़ा सा वैसे ही रहेगा। वी विल हैव कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब जरा देखते हैं कि ये कितनी एनर्जी दे पाएगा, हीट दे पाएगा इफ वी टेक इट फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। वो जरा देख लेते हैं। So 55 gram of water, 55 gram of water from 40 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। देखते हैं कि हीट कितना दे पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक लेते हैं और नहीं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हीट कितनी दे पाएगा, कैपेबिलिटी कितनी है इसकी हीट देने की फिलहाल 40 टू 0 डिग्री सेल्सियस तक। सो कितना दे पाएगा? फॉर्मूला आपके पास है Q इज इक्वल टू MC delta T. M is mass, C is specific heat, and delta T is change in temperature. Mass is 55 grams. C is 1 calorie per gram per Celsius degree. Delta T is 40 minus 0 is 40 Celsius degree. Celsius degree cancels, gram and gram cancels, 55 into 40, so 0, 5 into 4 is 20, 5 into 4 is 20, 22, 2200 calories दे पा रहा है, 2200 कैलोरीज दे पा रहा है। दैट मींस यहां पर मेल्ट होने के लिए सिर्फ 800 कैलोरीज चाहिए, सिर्फ 800 कैलोरीज चाहिए। सो पूरा मेल्ट होने के बाद आपके पास वाटर होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस और अभी भी ये कुछ हीट देने के कैपेबल होगा। तो फाइन ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर जो है वो अब 0 से इंक्रीज होगा, इसका कुछ डिक्रीज हो जाएगा। फाइनली वी विल हैव सम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। सो फिलहाल तो एक बात क्लियर हो गई कि मेल्टिंग पूरी हो जाएगी। ओके, मेल्टिंग पूरी हो जाएगी। अब जाके प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज कर लेंगे, सिंपल सी इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यूज कर लेंगे। हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट गिवन, हीट गिवन इज इक्वल हीट टेकन, हीट गिवन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट टेकन बाय अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हीट टेकन is equal to heat given by another part of the system. Heat taken, कौन हीट ले रहा है? जो ओरिजिनली आइस फॉर्म है वो हीट ले रहा है। कितना हीट ले रहा है? पहले तो मेल्ट होने के लिए MLF ले रहा है।
और वो तो हमने पूरा देख लिया कि पूरा मेल्ट हो जाएगा। ओके, सो उसमें कोई मसला हमारे पास नहीं है। सो MLF जो है ये हीट लेगा मेल्ट होने के लिए, फिर कुछ हीट लेगा टेंपरेचर को इंक्रीज करने के लिए। लेट्स सपोज फाइनल टेंपरेचर, इक्विलिब्रियम टेंपरेचर जो है वो T के बराबर है, तो 0 से लेके T तक यहां पर सिर्फ मेल्ट हुआ है, टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा है। अब 0 टू T कितनी हीट लग जाएगी, उसके लिए MC डेल्टा T। ओके, MC डेल्टा T, या डेल्टा T के बदले में मैं सीधे ही लिखता हूं। अब यहां पर जब आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ख्याल रखना है डेल्टा T जो है वो पॉजिटिव आपको लेना है। सो T माइनस 0 हम लेंगे, T माइनस 0। सो T माइनस 0, this is heat taken by one part of the system, heat given by other part of this। other part कौन है, ये 55 ग्राम वाला पार्ट जो है, जो ओरिजिनली 40 डिग्री सेल्सियस पे था। हीट गिवन इज इक्वल टू MC। अब इसका M प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। C तो सेम है, वो भी वाटर है, ये भी वाटर है, तो C तो सेम है। और चेंज इन टेम्परेचर जो है, ख्याल रखना है कि डेल्टा T पॉजिटिव आना चाहिए। तो 40 से T पे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो विल टेक 40 माइनस T। T माइनस 40 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा, 40 माइनस T हम लेंगे। सो 40 माइनस T। अगेन याद रखें कि सेल्सियस स्केल हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो हम कर सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू जो होगा वो सेम रहता है ऑन केल्विन स्केल भी। सो दिस इंप्लाइज, अब ये चीज तो हमने देख ली है कि 800 कैलोरीज है, 800 कैलोरीज प्लस ये चीज हम देख लेते हैं MC डेल्टा T। M जो है वो तो वही 10 ग्राम्स है, मेल्ट होने के बाद मास तो चेंज नहीं होगा, वो तो वही 10 ग्राम्स है। सो 10 ग्राम्स इंटू C जो है दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, और टेम्परेचर T यहां पर रह गया, T माइनस 0 इज जस्ट T, इज इक्वल टू दूसरे साइड से M प्राइम जो है वो 55 ग्राम्स है। ओके, 55 ग्राम्स है, 55 ग्राम। C इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है इस चैप्टर में, इनटू 40 माइनस T। ओके, 40 माइनस T, 40 माइनस T, 40 माइनस T इस T का टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री, और यहां भी सेल्सियस डिग्री। तो अब यूनिट्स को कैंसिल आउट कर लें, कैलोरी हर किसी जगह है, कैलोरी विल कैंसिल आउट, ग्राम एंड ग्राम यहां पर सेल्सियस डिग्री यहां पर ग्राम एंड ग्राम, सेल्सियस डिग्री कैंसल्स आउट। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी लेफ्ट विद 800 प्लस यहां पर 10T बच गया। ओके, 10T बच गया, 10T इज इक्वल टू यहां पर बच गया 55 इंटू 40 माइनस T। सो 55 इंटू 40, 0 5 4s are 20, 5 4s are 20, 22, so 2200 minus 55T। ओके, माइनस 55T। सो ये अब देख लेते हैं, यहां ऊपर मैं कर लेता हूं। सो लेट्स डू इट हियर। सो 800, 2200 माइनस 800, तो एक साइड से ये आ गया 2200 माइनस 800, दूसरे साइड से 55 को यहां लाते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा, 55 प्लस 10, 55 प्लस 10 इज 65T, 65T। ओके, सो दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू 2200 माइनस 800 इज 1400, 1400 divided by 65। ओके, डिवाइडेड बाय 65। नाउ 1400 डिवाइडेड बाय 65 मैंने पहले ही वर्कआउट किया है, दैट इज 21.54। सो दिस इंप्लाइज T इज इक्वल टू 21.54। अब ध्यान रखें हमने सेल्सियस डिग्री में लिया था सब कुछ। ओके, डिफरेंस तो हमने लिया था, ये भी T सेल्सियस डिग्री, 0 सेल्सियस डिग्री, 40 सेल्सियस डिग्री, T डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस डिग्री या डिग्री सेल्सियस। सो ये डिग्री सेल्सियस है, T is equal to 21.54 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शंस भी डिग्री सेल्सियस में ही है, 21.54, द क्लोजेस्ट वन इज 22, ऑप्शन 2। ओके, सो वो अप्रॉक्सीमेटली 22 के बराबर है, 22 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शंस केल्विन्स में होते तो इसे पहले कन्वर्ट कर लेना होता, फिर जाके केल्विन्स में आप लिखते। सो काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इस टाइप की काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आती है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Question number 5.
An object kept in a large room having air temperature of 25 degree Celsius. So surroundings का environment का temperature 25 degree Celsius है. Large room है, so this surrounding का temperature जो है वो change नहीं होगा. Okay, this will remain constant. Takes 12 minutes to cool from 80 degree Celsius to 70 degree Celsius. So इतना temperature decrease हो रहा है in 12 minutes. Time taken to cool for the same object from 70 to 60 degree Celsius would be nearly. सो दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. एक पार्ट में आपको डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टाइम टेकन भी दिया हुआ है. सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो दोनों केसेस में सेम रहेगा. और दूसरे केस में आपको डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना कूल हुआ है वो दिया हुआ है, टाइम आपको निकालना है. सो ऑब्वियसली पहले पार्ट से कुछ निकालना होगा, वो दूसरे पार्ट में यूज करना होगा. सो पहला पार्ट जो है केस वन. अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से आपको पता होना चाहिए कि T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T टाइम टेकन, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, इज K टाइम इज कॉन्स्टेंट T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T एनवायरमेंट, T एनवायरमेंट सराउंडिंग्स का टेम्परेचर. दिस इज T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 इज द एवरेज. इसे हम कहते हैं एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ. वही यहां पर यूज होना है. सो दिस इंप्लाइज पहले वाले केस के लिए चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 10 से हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस से हुआ 10 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन जो है वो 12 मिनट्स हैं. हम मिनट्स को ऐसे ही रखेंगे. ओके, लास्ट में जो टाइम हमें मिलेगा वो भी मिनट्स में ही मिलेगा. इज इक्वल टू K टाइम्स एवरेज T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2. सो 70 प्लस 80, 70 प्लस 70 150 डिवाइडेड बाई 2 इज 75 माइनस T एनवायरमेंट इज 25. सो यहां से हमें K मिल जाएगा. ओके, यहां से हमें K मिल जाएगा. सो दिस इंप्लाइज यहां पर कुछ कैंसिलेशन होगा. 2 इंटू 5, 2 इंटू 6. ओके, सो 5 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल K टाइम्स 75 माइनस 25 इज 50. ओके, इज 50. तो यहां पर फर्दर कुछ कैंसिलेशन 5 इंटू 10. So this implies K is equal to 10 को नीचे लाते हैं 1 divided by 60. K is equal to 1 divided by 60. So ये K का वैल्यू आ गया. अब K सेकंड में आपको ये K का वैल्यू यूज करना है, बाकी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एग्जैक्टली वहां से डेल्टा T आपने निकालना है. सो यहां पे क्या था, यहां पर आपको डेल्टा T दिया हुआ था, K निकालना था. अब दूसरे पार्ट में K ये यूज कर लेंगे, नया डेल्टा T हमें निकालना होगा. तो सेम इक्वेशन अब फिर से यूज कर लेंगे. Same equation. So case 2 T1 माइनस T2. अब ये नया T1 नया T2 होगा केस 2 के लिए. नया टाइम टेकन केस 2 में जो टाइम टेकन होगा इज इक्वल, K तो कांस्टेंट है, वो तो सेम ही रहेगा. K टाइम्स एवरेज टेम्परेचर विच इज T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस T एनवायरमेंट. ओके, माइनस T एनवायरमेंट. सो दिस इंप्लाइज अब टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है, 70 टू 60. ओके, 70 टू 60. सो 70 माइनस 60 इज अगेन 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा T. जो भी नया टाइम टेकन होगा वो वही तो हमें निकालना है. K इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 60, वो जो यहां पर केस 1 से हमने निकाल दिया. 1 डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2. 70 प्लस 60, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 10 इज 130. 130 डिवाइडेड बाय 2, 130 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 65. माइनस T एनवायरमेंट, रिमेंबर एनवायरमेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा. लार्ज रूम से वो हमें पता चल रहा है, नहीं भी मेंशन होता तब भी हम सेम लेते क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं थी. 25, सो माइनस 25. सो दिस इंप्लाइज 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा T इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 60 टाइम्स 65 माइनस 25. 5 माइनस 5 इज 0, 6 माइनस 2 इज 4. तो यहां पर 0 एंड 0 कैंसल्स आउट. 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5. सो दिस इंप्लाइज डेल्टा T को ऊपर लाते हैं. डेल्टा T इज इक्वल टू, यहां क्या बच गया, 3 को यहां लेते हैं. 3 इंटू 5 इज 15. रिमेंबर हमने डेल्टा T का यूनिट यहां पर मिनट्स यूज किया था, तो यहां पर जो मिला हमें डेल्टा T वो भी मिनट्स में ही होगा. सो 15 मिनट्स टाइम टेकन विल बी 15 मिनट्स. सो पहले केस में टाइम टेकन जो था वो 10 मिनट्स था, 12 मिनट्स था. दूसरे केस में टाइम टेकन जो है वो 15 मिनट्स होगा. 15 मिनट्स इज ऑप्शन 1.
ओके 15 मिनट्स इज ऑप्शन 1. सो अगेन न्यूटन्स लॉ आपको पता होना चाहिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. A mass of ideal gas at pressure P is expanded isothermally to 4 times the original volume and then slowly compressed adiabatically to original volume. So दो पार्ट्स हैं प्रोसेस के. पहला पार्ट जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, दूसरा पार्ट जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. Assuming gamma is equal to 1.5, which can be taken as 3/2. The new pressure of the gas is. So again दो पार्ट्स हैं. पहले पार्ट में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरे पार्ट में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है. सो पहला पार्ट जो है, फिर से पहले पार्ट से कुछ मिलेगा वो दूसरे पार्ट में यूज करना होगा. ओके, पहले पार्ट में हुआ क्या है, प्रेशर तो ओरिजिनल प्रेशर P है, एक्सपैंडेड आइसोथर्मली टू 4 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम. सो V2 जो है दैट इज इक्वल 4 टाइम्स V1, ओरिजिनल वॉल्यूम मैं V1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं. और प्रेशर जो है इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर नहीं दिया हुआ है. ओके, फाइनल प्रेशर नहीं दिया हुआ है. आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. पीवी इज इक्वल एनआरटी, टी तो कांस्टेंट है ना, तो पीवी इज कांस्टेंट मतलब पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. सो दिस मीन्स P2 divided by P1 is equal to V1 divided by V2. उल्टा करना है. So यहां पर 2/1, यहां पर 1/2 because of inverse proportionality. So P2 divided by P, ओरिजिनल प्रेशर तो P ही है, ओरिजिनल प्रेशर P ही है, is equal to V1 divided by V2. अब V1 divided by V2 is 1/4 यहां से. Okay, 1/4. So this implies P2 is equal to P divided by 4. Okay, P2 is equal to P divided by 4. So ये तो है at the end of first step, at the end of isothermal process. So at the end of isothermal process क्या है, वॉल्यूम जो है that is 4 times V1 और प्रेशर जो है that is P divided by 4. अब पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 जो एडियाबैटिक पार्ट है, एडियाबैटिक कंप्रेशन है, उसमें इनिशियल इसका फाइनल रहेगा, यही से तो स्टार्ट होगा. तो उसका V2 इनिशियल रहेगा विच इज 4 टाइम्स V1 और V3 जो है आपसे कहा जा रहा है कि इट इज कंप्रेस्ड टू बैक टू द ओरिजिनल वॉल्यूम जो था. ओरिजिनल वॉल्यूम रिमेंबर V1 हमने लिया था, तो V3 इज वापस V1. ओके फाइन. अब मैं यहां पर 2 और 3 यूज कर रहा हूं. यहां पर मैंने 1 और 2 यूज किया था, 1 इनिशियल 2 फाइनल इस स्टेज के लिए. इसका 2 जो है इसका फाइनल जो है वो इसका इनिशियल है. सो यहां पर 2 इज इनिशियल, 3 इज द फाइनल. ओके, 3 इज फाइनल. सो V3 कंप्रेस्ड बैक टू द सेम वॉल्यूम जो ओरिजिनली था, तो V1 पे वापस आ रहा है. अब यहां पर P2 जो बेसिकली इनिशियल प्रेशर है दैट इज P डिवाइडेड बाय 4 और P3 हमें बताना है कि किसके बराबर होगा. अब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है. एडियाबैटिक में हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा. PV टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, काफी फेमस इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वो हम यहां पर यूज कर लेते हैं. सो अगेन ऐसे ही हम लिखेंगे P3 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू, उल्टा करना पड़ेगा, V2 डिवाइडेड बाई V3 पावर गामा को मैं कॉमन ले रहा हूं, पावर गामा. सो P3 डिवाइड बाई P2 इज V2 डिवाइड बाई V3 टू द पावर गामा. सो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें. P3 ये तो हमें निकालना है, P3 डिवाइडेड बाई P2 जो है दैट इज P डिवाइडेड बाई 4, P डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V3. V2 जो है वो 4V1 है और V3 जो है वो V1 है. सो 4V1 डिवाइडेड बाई V1 दैट इज जस्ट 4. सो 4 टू द पावर गामा आपसे कहा गया है इज 1.5. 1.5 इज 3/2. दिस इज इंपॉर्टेंट, 3/2 फॉर्म में लिखना. 1.5 इज 3/2. सो 3 डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इंप्लाइज P3 इज इक्वल, P/4 को सीधे ही यहां अपस्टेयर्स लेते हैं, P डिवाइडेड बाई 4. इसे देख लें मैं कैसे लिखूंगा, 4 टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 3. 1/2 को मैं अंदर ला रहा हूं. बेसिकली पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो 1/2 इंटू 3 वापस आएगा 3/2. तो वी कैन डू इट ना. पावर 1/2 इज स्क्वायर रूट, सो 4 का स्क्वायर रूट इज 2, फिर 2 का क्यूब जो है दैट इज 8. So this implies P3 is equal to P divided by 4 into 8, which is twice P
सो फाइनल प्रेशर जो होगा एट द एंड ऑफ द टू स्टेप्स इज ट्वाइस पी ऑप्शन 1 यहां पर है। ओके, ऑप्शन 1 यहां पर। सो यू जस्ट नीड टू लर्न हाउ टू प्ले विद इक्वेशंस। This is simply playing with equations. You need to know equations first. You need to practice them a lot. Then you will come to know how to play with them. You will just automatically come to know how to play with them. So let's move on. Question number 7. A gas at 27 degrees Celsius and pressure 30 atmosphere is allowed to expand to atmospheric pressure. So initial temperature 27 degrees Celsius, which is 300 kelvins, 273 plus 27. 27 is special in that sense. Initial pressure is 30 atmospheres, is allowed to expand to atmospheric pressure, that means 1 atmosphere. फाइनल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है एंड वॉल्यूम इज 15 टाइम्स लार्जर, ओके, 15 टाइम्स द ओरिजिनल। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस इज, अब यहां पर नोट कर लें, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, आपको टेम्परेचर के बारे में पूछा जा रहा है कि वो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा। सो विल अज्यूम कि टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, सो पी भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, टी भी चेंज हो रहा है, तो कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं है। विल डायरेक्टली यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, PV is equal to nRT, या PV product of pressure and volume is directly proportional T, N और R तो constants हैं। So यहां पर P2 V2 divided by P1 V1 is equal to T2 divided by T1, okay, रेशियो हम ले रहे हैं। So this implies, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, P2 जो है फाइनल प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर जो है वो 30 एटमॉस्फेयर है। 30 एटमॉस्फेयर, यूनिट को हम कन्वर्ट नहीं कर लेंगे क्योंकि रेशियो है, सिर्फ टेम्परेचर पे ख्याल रखना है, टेम्परेचर पे अगर रेशियो है तब भी कन्वर्ट करना पड़ता है। V2 डिवाइडेड बाय V1, V2 फाइनल वॉल्यूम आपसे कहा जा रहा है इज 15 टाइम्स द इनिशियल वॉल्यूम, सो 15V डिवाइडेड बाय V इज इक्वल T2 हमें निकालना है डिवाइडेड बाय T1 27 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर रेशियो है इसलिए आपको केल्विन्स में ही लेना पड़ेगा, 27 प्लस 273 इज 300 केल्विन्स, सो केल्विन्स में हम ले रहे हैं, तो T2 जो हमें मिलेगा वो भी केल्विन्स में ही होगा, रेशियो है तो केल्विन्स में ही लेना पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन सेल्सियस डिग्री में है, फिर लास्ट में कन्वर्ट वापस कर लेंगे। यहां पर 15 इंटू टू 300 को ऊपर लेते हैं, सो T2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 2, V एंड V विल कैंसल आउट, सो दिस इज 150 केल्विन्स, ओके, 150 केल्विन्स। ना 150 केल्विन्स कितने डिग्री सेल्सियस है, सो 150 minus 273, okay, minus 273, so 273 minus 150, 3 minus 0, 0, 7 minus 5 is 2, 2 minus 120 डिग्री सेल्सियस। नोट कर लें इसमें माइनस 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 3 minus 0 is 3 of course। So 3 minus 0 is 3, 123 degrees Celsius, 123 degrees Celsius, minus 123 degrees Celsius, that is option 1, that is your option 1, okay. So let's move on. Again, you just need to know the equation and play with it. Question number 7, now let's move to question number 8. A system goes from A to B via two processes, 1 and 2 as shown in figure. If Q1 and Q2 are the heat accepted by the gas in the process 1 and 2 respectively, then option 1, relation between Q1 and Q2 cannot be defined. So Q1 और Q2 के बीच में हमें देखना है कि किस type of relation. I am not sure ये आपको दिख रहा है कि नहीं, so let me just write it again. ये P और V के बीच में ग्राफ है, so this is pressure, this is volume here. A यहां पर है, B यहां पर है, एक पाथ ये है, दूसरी पाथ ये है. This is the first one, this is the second one.
दो पाथ्स हैं। नोट कर लें, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों के लिए सेम है, दोनों पाथ्स डिफरेंट है लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों के लिए सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से याद करें, इंटरनल एनर्जी जो होती है, थर्मल एनर्जी जो होती है, दैट इज अ स्टेट फंक्शन। तो इनिशियल भी दोनों के लिए सेम, फाइनल भी दोनों के लिए सेम, पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनल एनर्जी की जब हम बात करते हैं। सो डेल्टा ई इंटरनल जो है वो दोनों के लिए सेम है, दोनों पाथ्स के लिए सेम है, या शायद आपने डेल्टा यू यूज किया हो, वट जो भी किया है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा ई इंटरनल इज क्यू माइनस डब्ल्यू। ओके, क्यू माइनस डब्ल्यू, ये दोनों पार्ट्स के लिए सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों पार्ट्स के लिए सेम होना चाहिए। सो क्यू माइनस डब्ल्यू इज सेम फॉर बोथ, इज सेम फॉर बोथ। अब जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसी का क्यू भी ज्यादा होगा, जिसका वर्क डन कम होगा उसी का क्यू भी कम होगा। ओके, सब्ट्रैक्शन जो है वो सेम रहना चाहिए, तो एक ज्यादा होगा तो दूसरा भी। एडिशन अगर होता तब हम कहते हैं कि अगर एक ज्यादा है तो दूसरा कम होना चाहिए, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन है तो एक अगर ज्यादा है तो दूसरा भी ज्यादा है। इट इज लाइक 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, इसको आपने सेम रखना है, लेकिन यहां से आपने चेंज किया, इस 5 को आपने 10 बना दिया तो इस 10 को 15 बनाना पड़ेगा, तो 5 अगर इंक्रीज हुआ 10 भी इंक्रीज हो गया। सो सब्ट्रैक्शन के टाइम, एडिशन अगर होता तब उल्टा होता। सो जिसका W ज्यादा होगा उसी का Q भी ज्यादा होगा। अब नोट कर लें W किसका ज्यादा है, ऊपर वाले कर्व के अंदर ज्यादा एरिया है तो वर्क डन 2 के लिए ज्यादा है, पार्ट 2 के लिए ज्यादा है। सो W2 is greater than W1. This implies Q2 is greater than Q for path 1. Q for path 1. So Q2 is greater than Q1. That is option 4. Okay, that is option 4. So let's move on. For the given cyclic process CAB as shown for gas, the work done is, okay, so यहाँ पर हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, again I'm not sure ये visible आपके लिए होगा कि नहीं। So we have this triangular process, यहाँ पर is like this, यहाँ से प्रेशर है in pascals और यहाँ से वॉल्यूम है in मीटर क्यूब। So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. अब वर्क डन हमें निकालना है which is simply area enclosed by the cycle. For a cyclic process, area is work done is area enclosed by the cycle. और clockwise cycle है तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब यहां पर डायग्राम में प्रॉपरली ड्रॉ नहीं की गई है तो ऑप्शन जो है वो मैच नहीं हो रहा है। मैं बस दिखाऊंगा कि करना क्या, सिंपल एरिया निकालना है, दैट्स इट, एरिया निकालना है। सो एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB विच इज हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बेस जो है CA है तो यहां पर 5 माइनस 2, अब यहां एग्जैक्टली 2 पे नहीं आ रहा है तो 2 से थोड़ा सा इधर है, सो दैट इज वाई मैंने कहा कि डायग्राम को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किया गया है। सो विल टेक 2 ऑप्शन हालांकि मैच नहीं होगा। So this is simply 5 minus 2, बेस जो है वो 5 minus 2 into altitude, altitude ये है AB, A is at 6 and B is roughly at 1, तो I'll take 6 minus 1, 6 minus 1, as I said शायद ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। 5 by 2 into 5 minus 3, 5 minus 2 is 3, 6 minus 1 is 5, so this is 15 divided by 2 which is 7.5 joules. 7.5 joules is not in the options. डायग्राम में बेसिकली नंबर्स प्रॉपरली ड्रॉ नहीं किए गए हैं, अगर प्रॉपरली ड्रॉ किए गए होंगे तो ऑप्शन कोई ना कोई मिल जाएगा। प्रोसेस जो है वो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, सिंपल एरिया निकालना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। A Carnot engine absorbs 1000 joules of heat, so from the reservoir, from the hot reservoir, QH में इसे कहूंगा, आपने शायद Q1 यूज किया हुआ हो या फिर जो भी whatever, of heat energy from the reservoir at 126 degrees Celsius. So this is TH, higher temperature वाला reservoir TH, and rejects 600 joules, that means this is QL या Q2 शायद आपने लिखा हो, of heat during each cycle. The efficiency of Carnot of the engine at and temperature of the sink will be. सिंक का टेम्परेचर भी बताना है किसके बराबर है और एफिशिएंसी भी बतानी है किसके बराबर है। टेम्परेचर और हीट्स में हमारे पास रिलेशनशिप है
TL डिवाइडेड बाई TH इज इक्वल टू QL डिवाइडेड बाई QH। काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कार्नो इंजन के लिए आपको पता होनी चाहिए। सो TL इज टेम्परेचर ऑफ द सिंक, या T2 आपने शायद यूज किया हो। TH इज टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर, जो सोर्स है बेसिकली, शायद आपने T1 यूज किया हो। ऐसे QL इज हीट रिजेक्टेड टू द सिंक एंड QH इज हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सोर्स। तो ये मॉडुलस हम यूज कर लेंगे। सो TL डिवाइडेड, अगेन रेशियो है तो केल्विन्स में लेना पड़ेगा। ओके, रेशियो है तो केल्विन्स में लेना पड़ेगा। 127 273 plus 27 is 300, 300 plus 100 is 400 kelvins is equal QL रिजेक्ट कितना गया है 600 जूल्स, आपको मॉडुलस सिर्फ लेना है, डिवाइडेड बाय 1000 जूल्स, 1000 जूल्स। तो दो जीरोस यहां पर कैंसिल आउट होंगे, 2 into 3, या फिर एक जीरो यहां पर कैंसिल कर लेते हैं। सो लेट्स नॉट कैंसिल इट हियर। तो 6 ऐसे, एक जीरो यहां पर कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो दिस इंप्लाइज TL इज इक्वल टू 40 को ऊपर लाते हैं, 6 into 4 is 24, 240 केल्विन्स टेम्परेचर। ऑप्शन जो है वो सेल्सियस डिग्री में है, सेल्सियस डिग्री में है, तो हमें -273 करना पड़ेगा, -273। तो ये बन जाएगा TL इज इक्वल टू 273 40 30 33 -33 डिग्री सेल्सियस, -33 डिग्री सेल्सियस, विच इज दिस वन। -33 सिर्फ एक ऑप्शन में, दैट मीन्स आपको एफिशिएंसी निकालने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस वन, क्योंकि 33 सिर्फ -33 सिर्फ एक ऑप्शन में है। हम यहां पर कर लेंगे, ऐश कर लो। We'll also find out efficiency. Now efficiency is equal to 1 minus TL divided by TH, या फिर 1 minus QL divided by QH, modulus of QL divided by QH. So this is 1 minus, अब रेशियो है तो केल्विन्स में लेना पड़ेगा। TL जो है वो 240 केल्विन्स है, डिवाइडेड बाय TH जो है वो हमने लिया था 400, हाँ 400 केल्विन्स। 0 and 0 goes, 2 into 12, 2 into 20, 2 into 6, 2 into 10, 2 into 3, 2 into 5. So eta is 1 minus 3 by 5, which is 5 minus 3 is 2, 2 divided by 5, which is 0.4. तो परसेंटेज में 40%, 0.4 into 100, so 40%. Eta is equal to 40%. So option 2 is the one which matches. Okay. So let's move on to the next one now. Question number 11. An ideal gas at 27 degrees Celsius is compressed adiabatically to 8 by 27 of its original volume. The rise in temperature is gamma is 5 divided by 3. 5 divided by 3. अब राइज इन टेम्परेचर, सो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इनिशियल बताया गया है, फाइनल हमें निकालना है, और वॉल्यूम के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट बिकम्स 8 by 27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो इक्वेशन है वो हमें चाहिए। ओके, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो इक्वेशन है, विच इज T V to the power gamma minus 1 is constant, ये इक्वेशन, which means T is inversely proportional to V to the power gamma minus 1. Inversely, V to the power gamma minus 1. Okay, now हमें T2 निकालना है, final temperature. So this implies T2 divided by T1 is equal to V1 divided by V2 पावर गामा माइनस 1 कॉमन हम लेते हैं, उल्टा है, इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसलिए उल्टा 2/1, यहां पर 1/2। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें, T2 डिवाइडेड बाय T1 जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है, अगर रेशियो है तो केल्विन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो फिर कहेंगे कि T2 हमें डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, नहीं, इट वोंट वर्क लाइक दैट। सो T1 इज 300 केल्विन्स is equal to V1 divided by V2। आपसे कहा जा रहा है कि फाइनल वॉल्यूम जो है that is 8 by 27 times the initial volume। okay, 8 by 27 times the initial volume। so this is V1, तो ऐसे ही divided by V2 is 8 divided by 27 times V1, और पावर जो है गामा माइनस 1, गामा is 5 divided by 3, so 5 divided by 3 minus 1, 5 divided by 3 minus 1, V1 and V1 cancels out। तो T2 डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल, इसे यहां पर उल्टा करते हैं, 27 डिवाइडेड बाई 8
पावर 5/3 -1, 5 - 3 is 2, 2 divided by 3, 2 divided by 3। अब यहां पर थोड़ी सी मैथमेटिकल मसाजिंग करनी होगी। T2 divided by 300 is equal to, यहां पर 1/3 है, यहां पर 1/3 है। सो मैं इन दोनों को क्यूब में लाऊंगा ताकि वो क्यूब और ये 3 जो है वो 1/3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। 27 3 का क्यूब है, सो 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 क्यूब पावर 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये पावर 3 आप कॉमन ले सकते हैं, फिर जाके 1/3 के साथ बाहर कैंसिल आउट होगा, तो वहां पर सिर्फ स्क्वायर बच गया। सो 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इज 4, 9 डिवाइडेड बाय 4। So this becomes T2 is equal to 9 into 300 divided by 4. So 4 into 7 is 28, 4 into 5, so 9 into 75. So 9 into 5 is 45, 9 into 7 is 7 into 10, 70, 63, 63 plus 4 is 67. Kelvins में remember. Options लेकिन डिग्री सेल्सियस में है, तो -273, 5 - 3 is 2, 7 - 7 0, 6 - 2 is 4, 402 degrees Celsius, 402 degrees Celsius, option 2, okay, option 2। Fine, so let's move on। So this part is a bit tricky। यहां पर आपको ये आइडिया आना चाहिए कि आपने क्यूब लेना है ताकि 3 और 3 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। So now let's move to question number 12। Consider a gas, कहां गया? Consider a gas system that is supplied 100 joules of heat and it does 50 joules of work during thermodynamic process. Okay, so heat जो है वो दिया हुआ है, supplied is that means positive है, so Q is equal to 100 joules and work done is equal to 50 joules. Work done is equal to, during thermodynamic process. What is the change in internal energy? Simple first law of thermodynamics की equation आपने यूज करनी है। डेल्टा E internal, शायद आपने डेल्टा U यूज किया हो, is Q minus W। केमिस्ट्री में आप Q plus W लेते हैं क्योंकि वहां पर साइन कन्वेंशन जो है वो डिफरेंट है। डेल्टा E internal हमें निकालना है, Q दिया हुआ है, Q is 100 joules, minus W दिया हुआ, that is 50 joules, so this is simply 50 joules। Delta E internal is 50 joules. Delta E internal is 50 joules plus 50 joules. Okay, so simple, information based almost. The molar heat capacity of a mixture of two gases at constant volume is 13 R divided by 6. Okay, 13 R divided by 6. Come on. 13 R divided by 6. The ratio of number of moles of first gas to the second is N is to 1 is to 2. So N1 divided by N2 जो है वो 1/2 के बराबर है, which means N1 is equal to twice N2. So ये this bit of information. The respective gases may be, okay, so हमें gases को identify करना है कि ये कौन से दो gases होंगे जिनके mixture का मोलर हीट कैपेसिटी जो है ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट मींस सीवी मिक्स जो है वो 13 R डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होगा। अब सीवी मिक्स जो है आपको पता होना चाहिए कि सीवी जो है आपको पता होना चाहिए कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए होता है 3/2 R, डायटॉमिक गैसेस के लिए या लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए होता है 5/2 R। बस ये तो हमारे लिए काफी है, 3/2 R एंड 5/2 R। अगर दोनों डायटॉमिक गैसेस हैं अगर दोनों डायटॉमिक गैसेस हैं तो उनका मिक्स जो होगा, सीवी मिक्स जो होगा वो 5/2 R ही होगा। दोनों डायटॉमिक गैसेस हैं तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। दोनों मोनोएटॉमिक गैसेस हैं तो मिक्सचर का 3/2 R ही होगा। इसका भी अलग से 3/2 R, इसका भी अलग से 3/2 R, तो मिक्सचर जो होगा उसका भी 3/2 R ही रहेगा। सो ये दो ऑप्शंस तो पहले ही चले गए, ये दो ऑप्शंस तो पहले। अब हमें एनालाइज करना है इन दो ऑप्शंस को, हीलियम नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन हीलियम। सो रिवर्स ऑर्डर में है, तो पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। मोल्स का रेशियो हमें पता है ना, N1 is twice N2, वो हमें पता है। सीवी मिक्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, CV mix is equal to CV1
N1 CV1 plus N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ओके, N1 प्लस N2, तो वो आप देख लेते हैं। अब यहां पर N1 के बदले में वी कैन राइट ट्वाइस N2। ओके, ट्वाइस N2, सो ट्वाइस N2। N2 को मैं कॉमन लेता हूं, N2 अब यहां पर भी तो उसे कॉमन लेते हैं। सो ट्वाइस CV1, CV1 हीलियम है, हीलियम इज अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3/2R, सो 3/2R, 3/2R प्लस N2 तो पहली बार हमने निकाला है CV2, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए 5/2R, 5/2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब N1 के बदले में लिखेंगे ट्वाइस N2, तो ट्वाइस N2 प्लस N2 इज 3 टाइम्स N2, 3 times N2. N2 and N2 goes to dogs. So what are we left with? CV mix is equal to, CV mix is equal to, अब यहां पर देख लें 2 and 2 will cancel out, तो 3R बच गया, यहां पर 5/2R बच गया, वो बन जाएगा, इस 3 को मैं पहले अलग से लिखूंगा 1/3, यहां पर बच गया 3 into 2 is 6, 6 plus 5 is 11, 11/2R, so 11/2R, 11/2R, तो ये बन जाएगा 11R डिवाइडेड बाई 6, 11R डिवाइडेड बाई 6, हमारा है 13R डिवाइडेड बाई 6। ओके, सो ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस वन, यू कैन डायरेक्टली गो फॉर दिस वन, लेकिन हम फिर भी एनालाइज कर लेंगे। ओके, फिर भी एनालाइज कर लेंगे। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके बगैर, तो दिस मस्ट बी द आंसर, लेकिन हम आंसर चेक भी कर लेते हैं यही होगा कि नहीं, जस्ट फॉर सम प्रैक्टिस। तो अब जरा आगे देख लेते हैं उस गैस को। अब फर्स्ट गैस जो है वो नाइट्रोजन है, विच इज अ डायटोमिक गैस, और सेकंड गैस जो है वो हीलियम है, विच इज अ मोनोएटॉमिक गैस। अब उल्टा है, ओके, अब उल्टा है। सो सीवी मिक्स, फिर से सीवी मिक्स is equal to N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2 divided by N1। N1 के बदले में we'll write twice N2, जो हमने पहले लिखा था, N1 is equal to twice N2, N1 के बदले में लिखते हैं twice N2, so N2 को कॉमन लेते हैं, twice CV1, CV1 अब नाइट्रोजन है, डायटोमिक गैस है, तो 5/2R, 5/2R, फिर जाके N2 तो पहले ही बाहर हमने निकाला है, CV2 इज हीलियम, हीलियम जो है वो मोनोएटॉमिक गैस है, तो 3/2R, 3/2R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 के बदले में, N1 के बदले में ट्वाइस N2 लिखेंगे, तो वो 3 टाइम्स N2 बन जाएगा। N2 एंड N2 अगेन गोज टू डॉग्स, सो CV mix is equal to, CV mix is equal to, यहां पर 2 and 2 will cancel out, 2 and 2 will cancel out. Now 5 into 2 is 10, 10 plus 3 is 13, 13R divided by 2, और ये 3 जो है वो पहले से ही उसको बाहर रख लेते हैं, तो दिस बिकम्स 13R divided by 6, 13R divided by 6, वही तो है 13R divided by 6। सो एज ए सेड कि यही एक ऑप्शन बचा था, तो दिस मस्ट बी द आंसर, तो ये है आंसर, नाइट्रोजन एंड हीलियम। सो गैस 1 जो है वो नाइट्रोजन है, गैस 2 जो है वो हीलियम है, गैस 1 इज नाइट्रोजन, गैस 2 इज हीलियम। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 13, 14, a gas at 27 degrees Celsius temperature and 30 atmosphere pressure is allowed to expand to the atmospheric pressure if the volume becomes 10 times the initial volume, then the final temperature is, okay, then the final temperature is, so दिया क्या है, initial temperature दिया हुआ है Ti is equal to 27 degrees Celsius, which is nothing but 300 kelvins, okay, 300 kelvins, then हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सो Pi is equal to 30 atmosphere is allowed to expand to atmospheric pressure, तो Pf दिया हुआ है वो 1 एटमॉस्फेयर है, मेरे ख्याल से ऐसा एक क्वेश्चन आया था पहले भी इसी सेशन में। इफ द वॉल्यूम becomes 10 times the initial volume, volume becomes 10 times the initial volume, so Vf is equal 10 times Vi, 10 times Vi, then the final temperature becomes, okay, final temperature becomes exactly ऐसा ही, आई एम श्योर ऐसा ही क्वेश्चन पीछे एक बार आया था। तो PV is equal to nRT, PV is equal to nRT, या फिर
T इज इक्वल, T ही हमें निकालना है, इज PV डिवाइडेड बाय NR, और T इज प्रोपोर्शनल टू P इंटू V। NR तो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, सो वी कैन राइट TF डिवाइडेड बाई TI इज इक्वल टू ये PF डिवाइडेड बाई PI और VF डिवाइडेड बाई VI। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है तो ऑर्डर जो होगा वो सेम रहेगा। ओके, ऑर्डर जो होगा वो सेम रहेगा, PF बाई PI, VF बाई VI। अब जाके देखते हैं, PF जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, PI जो है वो 30 एटमॉस्फेयर है, तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 30। VF जो है दैट इज 10 टाइम्स VI, VF इज 10 टाइम्स VI, 10 टाइम्स VI, सो ये 10 बच जाएगा, VI एंड VI विल कैंसिल आउट, सो दिस इंप्लाइज TF डिवाइडेड बाय 300। ओके, TI इज 300 केल्विन, रिमेंबर केल्विन में लेना पड़ेगा, रेशियो है, केल्विन में लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू यहां पर 0 एंड 0 कैंसल्स आउट, तो 1 डिवाइडेड बाय 3, दिस मींस TF इज इक्वल टू 100 केल्विन, 3 से कैंसिल आउट होगा 100 केल्विन। हमारे ऑप्शंस जो हैं वो डिग्री सेल्सियस में है, तो -273, 273, सो 3 माइनस 0 इज 3, 7 माइनस 0 इज 7, 2 माइनस 1 इज 1, नेगेटिव साइन के साथ। ओके, नेगेटिव साइन के साथ। सो नेगेटिव साइन के साथ, सो ये डिग्री सेल्सियस में आ गया, -173 डिग्री सेल्सियस, -173 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 4। ओके, ऑप्शन 4। सो लेट्स मूव ऑन। Question number 15. A gas mixture consists of 2 moles. A gas mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of argon. At temperature T, दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है, मिक्सचर है तो ऑब्वियसली दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। नेग्लेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमें कंसिडर नहीं करना है। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ओके, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज फाइन। टोटल इंटरनल एनर्जी सिंपली 2 इंटरनल एनर्जीज का सम होगा। इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फॉर ऑक्सीजन प्लस इंटरनल एनर्जी फॉर आर्गन, और इंटरनल एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है F/2 nRT। ओके, F/2 nRT, सो F/2 nRT फॉर ऑक्सीजन प्लस F/2 nRT फॉर आर्गन। तो सिंपल एडिशन 2 का कर लेंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, F/2। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 5 होता है, तो बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 2 हैं, सो इंटू 2 इंटू R। ऑप्शंस में R और T दोनों ऐसे ही है, सो इनको सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, और T साथ में प्लस F फॉर आर्गन। आर्गन जो है मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होते हैं, सो 3 डिवाइडेड बाई 2। N जो है वो 4 के बराबर है, आर्गन के 4 मोल्स हैं, तो इंटू 4RT, इंटू 4RT। अब यहां पर 2 and 2 विल कैंसिल आउट, यहां पर 2 इंटू 2, सो दिस इंप्लाइज इंटरनल एनर्जी is equal to 5RT, 5RT, 3 into 2 is 6 plus 6RT, 6RT, तो ये बन जाएगा 11RT। टोटल इंटरनल एनर्जी जो है वो 11RT है, ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3। सो सिंपल आपने इंडिविजुअल एनर्जीज का सम करना है, बाकी कोई मसला नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a 1 mole of a ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B, यहां पर दिखाया गया है, along a path AB as shown in figure. The change in internal energy of the gas during the transition is, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है कि किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताना है किसके बराबर होगा। ना ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, रिगार्डिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम, लेट मी यूज ब्लैक। पॉइंट ए से बी तक कर्व जा रहा है। ओके, पॉइंट ए से बी, ए पे प्रेशर जो है दैट इज
5 किलो पास्कल्स, ओके, किलो पास्कल्स, 5 किलो पास्कल्स। और बी पे जो प्रेशर है दैट इज 2 किलो पास्कल्स। ए पे जो वॉल्यूम है दैट इज 4 और बी पे जो वॉल्यूम है दैट इज 6 क्यूबिक मीटर, ओके, क्यूबिक मीटर। सो पास्कल्स में किलो है तो 10 टू द पावर 3 जो है वो 7 रखना पड़ेगा। सो आपको इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है। ग्राफ से हम एरिया निकाल सकते हैं तो वर्क डन मिल जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा ई इंटरनल इज इक्वल, गैस कौन सा है, डायटोमिक गैस है, NCV डेल्टा टी हमारे पास है। Simple. Delta E internal is NCV delta T. Do we know number of moles? Yes, one mole. Do we know CV? Diatomic gas है तो हमें पता है, डायटोमिक के लिए CV होता है 5/2R, okay, 5/2R. डेल्टा T का मसला है तो I'll write this way, NCV TF minus TI is equal NCV TF के बदले में अब यूज करते हैं PV is equal NRT, PV is equal NRT। तो वहां से NR को नीचे लाइए तो ये बन जाएगा PV डिवाइडेड बाय NR। सो PF डिवाइडेड बाय NR माइनस PI डिवाइडेड बाय NR, ओके, डिवाइड बाय NR। N कैंसिल आउट होगा, एनीवेज N जो है वो 1 ही था, R को आप बाहर निकाल सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज डेल्टा E इंटरनल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू CV डायटोमिक गैस है तो 5/2R, फिर यहां ये R जो है उसे बाहर निकाल दें, सो 1 डिवाइडेड बाय R इंटू अंदर बच गया PFVF, दिस मस्ट बी PFVF माइनस PIVI बच गया। अब वो तो हमें पहले ही पता है फ्रॉम द ग्राफ, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है तो यूज कर लें। PF जो है वो 5 किलो पास्कल्स है, ये I है इनिशियल, ये फाइनल है B। PF इज 2 किलो पास्कल्स और वॉल्यूम जो है वो 6 क्यूबिक मीटर है। सो 2 किलो पास्कल्स इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू VF इज 6, वो पहले ऐसा सिस्टम है क्यूबिक मीटर, माइनस PIVI। सो माइनस PI जो है वो 5 किलो पास्कल्स है और VI जो है वो 4 क्यूबिक मीटर है। सो 5 किलो पास्कल्स, सो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4। तो ये अब हमें सॉल्व करना है। यहां पर पहले R एंड R विल कैंसिल आउट, 10 टू द पावर 3 को आप बाहर निकाल सकते हैं। सो 5/2 10 टू द पावर 3 बाहर, 10 टू द पावर 3 बाहर। आप 2 को भी बाहर निकाल सकते हैं, 2 को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो यहां पर बच गया 6 माइनस 2 बाहर निकाल दिया तो 4 में से 2 बच गया, 2 इंटू 5 इज 10, सो माइनस 10। सो दिस इज 2 and 2 विल कैंसिल आउट, 6 minus 10 is -4 into 5 is 20, so -20 into 10 to the power 3। हमने सब कुछ SI सिस्टम में लिया है तो ये भी SI सिस्टम में होगा, जूल्स। सो दिस इज -20 किलो जूल्स, ओके। माइनस साइन सिंपली आपको कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आ रहा है, दैट मींस इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो गई है। इस केस में ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 -20 किलो जूल्स। सो सिंपल, आपको ये इक्वेशन अगर पता है एंड दिस इक्वेशन यू नो, यू कैन इजीली डू इट। एज ए से कंटिन्यूअसली यू नीड टू नो हाउ टू प्ले विद द इक्वेशंस, और वो कैसे पता चलेगा, जस्ट बाय डूइंग प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, जस्ट प्रैक्टिस। So let's move on to the next one. One mole of an ideal monoatomic gas requires 207 joules of heat to raise the temperature by 10 Kelvin. So 207 joules of heat supply करनी पड़ेगी to raise its temperature by 10 kelvins. When heated at constant pressure, so constant pressure वाली process है, okay, isobaric process है। If the same gas is heated at constant volume instead, अब isochoric process है, to raise the temperature by the same 10 Kelvin, the heat required is, so monoatomic gas है, 207 joules of heat required है to raise the temperature by 10 Kelvin at constant pressure,
और फिर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको बताना है कि हीट कितना लग जाएगी। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल एनसीपी डेल्टा टी, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, दिस इज फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए Q जो है और डेल्टा E इंटरनल जो है दोनों एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होते हैं, एनसीवी डेल्टा टी के बराबर होते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, अब नोट कर ले, ये सब आपको पता है, ये सब आपको पता है। सो फर्स्ट पार्ट जो है उससे आपको कोई नहीं लेना देना नहीं है, फर्स्ट पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट पार्ट में आपको मोनोएटॉमिक गैस कहा गया है क्या है, वो मोनोएटॉमिक गैस जो है वो हमें पता है एन जो है वो 1 मोल के बराबर है। मोनोएटॉमिक गैस है तो हमें CV पता है, डेल्टा टी हमें पता है 10 केल्विन है। सो वी डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम केस 1 टू फाइंड आउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो केस 1 के साथ कुछ नहीं है। हाँ, अगर यहां पर मोनोएटॉमिक गैस जो है वो मेंशन नहीं होता, सिंपली कहा गया होता सम गैस, ओके, कोई भी गैस हो सकता है। ये आपको नहीं कहा गया एक्सप्लिसिटली कि मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है या पॉलीएटॉमिक गैस है, कुछ नहीं कहा गया है। तब आप क्या करते, केस 1 से पहले CP निकालते, केस 1 से पहले आप CP निकालते, विच इज यूजुअली द केस। अब यहां पर दिस इज काइंड ऑफ ए ट्रिक क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसका क्या करना है, उसका क्या, यू विल गेट वेस्ट प्लेंटी ऑफ टाइम विद दैट, सो यू हैव टू बी विटी विद दिस ना। अगर मोनोएटॉमिक गैस मेंशन नहीं है या कोई भी पर्टिकुलर गैस मेंशन नहीं है, तो केस 1 से आपको CP पहले निकालना होगा। केस 1 का हीट दिया हुआ है 207 के बराबर है, केस 1 का N दिया, N तो वैसे दोनों में सेम है, 1 मोल है, डेल्टा T दिया हुआ है 10 केल्विन है, तो वहां से आप CP निकालते। CP मिल गया तो वहां से आप CV निकालते, हमें पता है कि CP इज इक्वल CV प्लस R, तो आप वहां से CV निकालते, फिर वो CV यहां पर यूज करते और यहां की हीट निकालते। ओके, सो लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जो हमें केस 1 से चाहिए और यहां पर यूज करना होगा, हमें पहले से ही सब कुछ पता है। ओके, हमें पहले से ही सब कुछ पता है। सो लेट्स मूव ऑन। N जो है वो 1 मोल के बराबर है, सो 1। CV फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 3/2R, और डेल्टा T जो है वो 10 के बराबर है, डेल्टा T इज 10। So this implies Q is equal to 3/2 into R जो है वो 8.31 के बराबर है, वो भी वैसे दिया हुआ है 8.3 के बराबर है, और into 10. So this is 2 into 5, 3 into 8.31 into 5 आपको वर्कआउट करना है, मैंने पहले ही किया है। This is approximately 124 joules. Q is 124 joules. ये रहा ऑप्शन 4। तो केस 1 से यहां पर कोई चीज हमें नहीं चाहिए, कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगर ये बिट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती तो केस 1 से पहले आप CP निकालते, फिर CV, फिर यहां पर यूज कर लेते। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस, नॉन रिएक्टिव हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, रिएक्शन नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। टू नॉन रिएक्टिव मोनोएटॉमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो 2:3। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स, ओके, partial pressures, I'm sure आपने पढ़ा होगा, when enclosed in a vessel kept at constant temperature is 4:3. The ratio of their densities is, okay, the ratio of their densities is. So हमें फॉर्मूला चाहिए in terms of density, हमें फॉर्मूला चाहिए, okay, in terms of density. PV is equal to nRT को हम पुट कर लेंगे in terms of density. PV is equal to nRT. अब यहां ध्यान दे हम क्या कर लेंगे, आई एम श्योर आपने किया भी होगा क्लास में। N नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता हो इज टोटल मास ऑफ द सैंपल, टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओके, टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू R इनटू T। अब V को यहां नीचे लाते हैं, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वो डेंसिटी बन जाएगा, सो रो डिवाइडेड बाय M इनटू RT,
So this implies rho is equal to PM, m को ऊपर लेके, PM, m is remember molar mass, RT को नीचे लाते हैं. So ये इक्वेशन हमारे पास आ गई रो के लिए. Rho is equal to PM divided by RT. Rho is equal to PM divided by RT. अब हमें क्या चाहिए? हमें डेंसिटीज का रेशियो बताना है किसके बराबर है. दिया क्या क्या है? एटॉमिक मासेस का रेशियो दिया हुआ है. एटॉमिक मासेस वही रेशियो होगा मोलर मासेस का. द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स दिया हुआ है 4:3. सो पी का भी रेशियो दिया हुआ है, एम का भी रेशियो दिया हुआ है. टी जो है वो तो सेम रखना है, आर जो है वो भी सेम रखना है. सो यहां पर रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एम. दिस इंप्लाइज rho 1 divided by rho 2 is equal to P1 divided by P2 into M1 divided by M2. P1 divided by P2 वो 2/3 के बराबर है. 2/3 into M1 नहीं, ये मासेस का रेशियो है. 2/3 मासेस का रेशियो है. सो प्रेशर्स का रेशियो जो है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर का रेशियो जो है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स 4:3. सो 4/3 इंटू M1/M2 जो है वो 2/3 के बराबर है. वो 2/3, 2 divided by 3. सो दिस इंप्लाइज रो 1 by रो 2 जो है, दैट इज 4 into 2 is 8. 8 divided by 9 मीनिंग 8:9 के बराबर. ओके, 8:9. ऑप्शन 4, 8:9. Is that fine? 8:9. चलिए, let's move on. Two different wires having lengths L1 and L2 and respective temperature coefficients of linear expansion alpha 1 and alpha 2 are joined end to end, then the effective temperature coefficient of linear expansion is. तो दो रॉड्स का कंपोजिट रॉड बनाना है, फिर बताना है कि इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो किसके बराबर, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ये सपोज एक रॉड है एंड लेट्स सपोज दिस इज द अदर वन. दोनों की लेंथ दी गई है L1 एंड L2, L1 एंड L2. सो टोटल लेंथ जो है वो बन जाएगी L1 प्लस L2. लेट्स से टोटल लेंथ, या रिप्लेस मैं इसको कर रहा हूं बाय इक्विवेलेंट, L0 इज इक्वल टू L1 प्लस L2. सो टोटल इनिशियल लेंथ जो होगी वो L1 प्लस L2 है. अच्छा, अल्फा 1 और अल्फा 2 दिया हुआ है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है. ओके, अल्फा 1 एंड अल्फा 2. देन द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो हमें बताना है कि किसके बराबर है. नाउ change in total length जो होगी, that will be simply change in length 1 plus change in length 2. So total change in length delta L जो होगा, that is simply delta L1 plus delta L2. डेल्टा L1 प्लस डेल्टा, क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया. ये बात आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन वहीं पर खत्म हो गया ना. डेल्टा L आपको पता होना चाहिए, डेल्टा L आपको पता होना चाहिए इज ओरिजिनल लेंथ अल्फा डेल्टा टी. अब ओरिजिनल लेंथ ये है तो टोटल चेंज हम ले रहे हैं तो टोटल लेंथ लेंगे विच इज L0. अल्फा इसका इक्विवेलेंट होगा, इसका इक्विवेलेंट डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, आपने जितना भी किया होगा. डेल्टा 1 इज L1 अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी, प्लस डेल्टा L2 इज L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 2 डेल्टा टी. ओके, सो डेल्टा L1 इज सिर्फ कि इस पार्ट में कितना चेंज हो गया लेंथ में, तो वहां पर ओरिजिनल लेंथ L1 है, अल्फा 1 इज द कोफिशिएंट. डेल्टा टी तो टेम्परेचर चेंज तो सेम रहेगा, इसके लिए भी या फिर कंपोजिट लेने आप. सेम गोज फॉर ओरिजिनल लेंथ जो है वो L2 है, अल्फा 2. Delta T goes to dogs. So this implies alpha, which is alpha equivalent. L0 को नीचे लाते हैं, यहां पर क्या बच गया, L1 अल्फा 1 और L2 अल्फा 2. So L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L0, या फिर L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2. दिस इज अल्फा इक्विवेलेंट coefficient of linear expansion. L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by L1 plus L2. Do we have it anywhere? यहाँ पर option 1. Alpha 1 L1 plus alpha 2 L2 divided by L1 plus L2. So let's quickly move on to the next one now. At room temperature,
At room temperature, the RMS speed of the molecules of a certain diatomic gas is found to be 1930 मीटर पर सेकेंड. द गैस इज, गैस को आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गैस है, किस टाइप का गैस है. ओके, किस टाइप का गैस है ये आपको आइडेंटिफाई करना है. दिया क्या है, आरएमएस स्पीड दिया हुआ है. एट रूम टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड दिया हुआ है. तो वी आर एम एस के लिए आप हमारे पास फॉर्मूला है, वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT डिवाइडेड बाय एम. एम इज द मोलर मास. ओके, एम इज द मोलर मास. सो वी आर एम एस दिया हुआ है, आर हमें पता है, टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर है, हम रफली 300 केल्विन लेंगे तो वो भी पता है, तो एम हम निकालेंगे. वहां एम से हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का मास है. ओके, सो वी आर एम एस स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें एम को बाहर निकालना है, इज इक्वल 3RT डिवाइडेड बाई एम. सो दिस इंप्लाइज एम इज इक्वल टू एम ऊपर, वी आर एम एस नीचे, 3RT डिवाइडेड बाई एम divided by VRMS square, divided by VRMS square, VRMS square. So this implies M is equal 3 into R जो है that is 8.31 SI system में, T जो है that is 300 Kelvin, 27 degree Celsius हम लेंगे. Okay, which is 300 Kelvin divided by VRMS स्क्वायर विच इज 1930, वो भी SI सिस्टम में है, मीटर पर सेकेंड में है, तो 1930 स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू इवैल्यूएट. मैंने पहले ही इवैल्यूएट किया हुआ है. दिस इज M इज 0.002. अब सब कुछ SI सिस्टम में है तो इसका वैल्यू भी SI सिस्टम में आएगा. मोलर मास इज मास ऑफ 1 मोल पर मोल, मास पर मोल. सो SI सिस्टम में होगा kg पर मोल. अब ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि मोलर मास की जब बात आएगी तो वी आर मोर यूज टू ग्राम्स. ये बन जाएगा kg इज 10 to the power 3 ग्राम्स, 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल. अब 2 ग्राम पर मोल जो है वो किसका मोलर मास है, किसका मोलर मास है? दैट इज हाइड्रोजन, द फेमस हाइड्रोजन. So the gas must be hydrogen. Okay, gas must be hydrogen. चलिए, let's move on. #21. The given diagram shows 4 processes, that is isochoric, isobaric, isothermal, adiabatic. The correct assignment of the processes in the same order is given by. काफी simple किया होगा आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है. एक ग्राफ यहां पर ऐसे हैं, दूसरा ग्राफ B इज लाइक दिस, C इज लाइक दिस एंड D इज लाइक दिस. पहले ही दो आइडेंटिफाई कर लें. दिस वन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, सो दिस इज आइसोबारिक. दिस वन इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो दिस इज आइसोकोरिक. सो दिस इज आइसोकोरिक एंड दिस वन इज आइसोबारिक. सो A जो है वो आइसोबारिक है और D जो है वो आइसोकोरिक है. ये तो आपको पता चल गया. B और C में से आपको देखना है कि आइसोथर्मल कौन है और एडियाबैटिक कौन है. सिंपल, जिसका स्लोप ज्यादा होता है वो एडियाबैटिक है. ओके, जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबैटिक है. आइसोथर्मल प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. एडियाबैटिक प्रोसेस में P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल V टू द पावर गामा, और गामा जो है दैट इज ग्रेटर देन 1. जितना पावर ज्यादा होगा उतना ज्यादा रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा. सो B इज आइसोथर्मल और C जो है दैट इज एडियाबैटिक कर्व या एडियाबैट जिसको हम कहते हैं, या आइसोथर्मल प्रोसेस में आइसोथर्म कहते हैं. सो व्हाट इज द ऑर्डर? हमारा जो है पहले कौन मेंशन्ड है? आइसोकोरिक पहले मेंशन्ड है जो A है, फिर आइसोबारिक नहीं आइसोकोरिक इज D. सो आइसोकोरिक इज D. फिर आइसोबारिक मेंशन्ड है विच इज A. सो D के बाद A. फिर आइसोथर्मल मेंशन्ड है, आइसोथर्मल इज B. So isothermal is B. फिर adiabatic mentioned है, adiabatic is C. So DABC. अब मैच कर लें. ये रहा DABC, ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4. सो ये आई एम श्योर आपको पता होगा. इट कांट गो सिंपलर देन दैट.
चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. PV plot of two gases during adiabatic process are shown in the figure. Plot 1 and plot 2 should correspond to. Okay, दोनों एडियाबैटिक हैं, दोनों एडियाबैटिक हैं, लेकिन एक मोनोएटॉमिक गैस के लिए दूसरा डायटॉमिक गैस के लिए. या हमें बताना है कि किसके लिए क्या है. PV इज इक्वल टू, हमें पता है कि फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा. ओके, V टू द पावर गामा. Gamma for monoatomic gas, gamma for monoatomic gas is 5 divided by 3, which is 1.67. और gamma diatomic जो है that is 7 divided by 5, which is 1.4. जिसका पावर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, वो ज्यादा रैपिडली डिक्रीज होगा, उसका प्रेशर ज्यादा रैपिडली डिक्रीज होगा. तो गामा किसका ज्यादा है? गामा इज फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस के लिए ज्यादा है. तो ये दिस कर्व 2 जो है यहां पर ऐसे, कर्व 2 शुड कॉरेस्पॉन्ड टू मोनोएटॉमिक गैस, और कर्व 1 यहां पर ऐसे, दिस शुड कॉरेस्पॉन्ड टू डायटॉमिक गैस. ओके, डायटॉमिक गैस. हीलियम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम होता, दोनों का कर्व जो है वो सेम स्लोप होता दोनों के लिए. तो दिस 1 मस्ट बी डायटॉमिक, 2 मस्ट बी मोनोएटॉमिक. 1 मस्ट बी डायटॉमिक एंड 2 मस्ट बी मोनोएटॉमिक. ऑप्शन 2, ऑक्सीजन एंड हीलियम. फर्स्ट डायटॉमिक एंड सेकेंड वन इज मोनोएटॉमिक. ओके, सेकेंड वन इज मोनोएटॉमिक. सो लेट्स मूव ऑन देन. दिस वाज 22. A mixture of 2 moles of helium gas, atomic mass जो है 4 AMU है, and 1 mole of argon gas. नोट कर लें दोनों मोनोएटॉमिक गैसेस हैं, हीलियम गैस भी मोनोएटॉमिक है और आर्गॉन भी मोनोएटॉमिक है. एटॉमिक मास 40 AMU is kept at 300 kelvins in a container. The ratio of the RMS speed is, RMS speed का रेशियो हमें बताना है कि किसके बराबर है. RMS speed का फॉर्मूला हमारे पास है √3RT डिवाइडेड बाय m. 3 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, RB यूनिवर्सल कांस्टेंट है, T दोनों के लिए सेम है 300 केल्विन. सो VRMS जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m. ये m रूट के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m. दिस मींस VRMS फॉर हीलियम डिवाइडेड बाय VRMS फॉर आर्गॉन इज इक्वल टू, इनवर्सली रिलेटेड है तो उल्टा हो जाएगा, √m फॉर आर्गॉन. यहां आर्गॉन नीचे, यहां आर्गॉन ऊपर होगा बिकॉज ऑफ दैट इनवर्स रिलेशन, और m फॉर द हीलियम. अब ये दोनों वैल्यूज आपको दिए गए हैं. m फॉर आर्गॉन इज 40, जो AMU है उसी का ग्राम यूनिट कन्वर्ट कर लें, ग्राम पर मोल, वही ग्राम मोलर मास बन जाएगा. सो 40 AMU, 40 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास. ओके, यहां पर दूसरे का क्या है 4 AMU, तो 4 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास. सो डिवाइडेड बाय 4, दैट इज √10. √10 इज 3 point something, 3.16. ऑप्शन 4, 3.16. चलिए लेट्स मूव ऑन देन. अगेन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए. 2 moles of an ideal gas, 2 moles of an ideal gas with Cp/Cv is equal to 5/3. 2 moles of an ideal gas with Cp/Cv is equal to 5/3 are mixed with 3 moles of another ideal gas with Cp/Cv equal to 4/3. So एक का गामा जो है वो दिया हुआ है 5/3 के बराबर है, दूसरे गैस का गामा जो है वो दिया हुआ है 4/3 के बराबर है. The value of Cp/Cv for the mixture of the gases is, तो एक गैस के 2 मोल्स है
और Cp/Cv विच इज गामा इज 5/3। दूसरे गैस के 3 मोल्स हैं और उसका गामा जो है वो Cp/Cv इज 4/3। हमें मिक्सचर का बताना है Cp/Cv किसके बराबर होगा। हम Cv पहले निकालेंगे, Cv1 क्या है, Cv2 क्या है, फिर Cv मिक्स क्या है, फिर वहां से गामा मिक्स निकालेंगे। सो वो ज्यादा बेहतर रहता है। पहला गैस आइडेंटिफाई कर लें, गामा इज 5/3। सो दिस इज मोनोएटॉमिक गैस। So this is monoatomic gas. तो आपको N1 which is 2 moles और monoatomic गैस है। monoatomic गैस के लिए Cv हमें चाहिए, Cv1 में इसे लिखूंगा is 3/2R। तो गैस 1 का तो आपको Cv1 पता चल गया। अब गैस 2 का Cv निकालते हैं, वो 4/3 है तो कोई जनरल नहीं है तो निकालते हैं। Cp/Cv is equal to 4/3। 4/3 Cv को मैं ऊपर ले रहा हूं। ओके, Cv को मैं ऊपर ले रहा हूं। नाउ दिस इंप्लाइज Cp जो है वो होता है Cv प्लस R। Cv प्लस R, Cp is Cv plus R, 4/3 into Cv। So this implies 4/3 Cv is Cv को यहां लाइए, माइनस बन जाएगा -1। So 4 - 1 is 1, 1/3 Cv बन जाएगा is equal to R। This implies Cv is equal to 3R। Okay, so Cv2 ये आपको मिल गया 3R के बराबर है, 3R के बराबर है। तो Cv2 मिल गया, Cv1 भी मिल गया, Cv2 भी मिल गया। तो अब Cv मिक्स निकाल दें। सिंपल फॉर्मूला आपके पास है। लेट मी चेंज द कलर। सिंपल फॉर्मूला आपके पास है, Cv mix is equal to, okay, I don't know if this color is visible. Cv mix is equal to N1 Cv1 plus N2 Cv2 divided by N1 plus N2। सब डेटा आपके पास है तो यू कैन फाइंड आउट Cv mix, उसके बाद Cp mix, उसके बाद गामा। सो N1 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 2 मोल्स। Cv1 जो है वो आपको पता है 3/2R के बराबर है, वो तो मोनोएटॉमिक गैस था तो उसके लिए तो डायरेक्टली पता है। प्लस N2 जो है दूसरे गैस के 3 मोल्स हैं, सो 3। Cv2 जो है वो अब आपने निकाल दिया, यहां पर 3R के बराबर है। 3R डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इज 3 + 2 इज 5। 3 + 2 is 5. Okay, so यहाँ पर 2 and 2 will cancel out. 2 and 2 will, this 3 into 3 is 9R plus 3R, 9 plus 3 is 12R, 12R divided by 5, 12R divided by 5. तो ये तो CV mix मिल गया। अब CP mix जो है, CP mix is simply CV mix plus R. CP is equal to CV plus R, famous formula. तो 12 divided by 5 into R plus R plus R, तो ये बन जाएगा 12 divided by 5. What did I write? 12 divided by 5. So 5 into 1 is 5, 12 plus 5 is 17, 17 divided by 5R, 17 divided by 5R. तो ये CP मिक्स आ गया, CV मिक्स आ गया। अब रेशो बताना है किसके बराबर है। सो रेशो जो होगा, सो गामा मिक्स CP मिक्स डिवाइडेड बाय CV मिक्स is equal, CP mix is 17 by 5 times R now, 17 by 5 R divided by CV mix जो है that is 12 R divided by 5, 12 by 5 R, R and R goes to dogs, 5 and 5 goes to rats, so 17 divided by 12, 17 divided by 12. Okay, so you have to find out 17 divided by 12 किसके बराबर है। This is 1, 12 into 1 is 12, बचे कितने, 12, 7 minus 2 is 5, 5 बच गए, 12 into 4 to 4, 12 into 4, so 1.4 something, okay, 1.4 something, which is 1. Oh, we have 1.45, we have 1.47, we have 1.43, so I need to use calculator. 17 divided by 12. Of course, you cannot use the calculator. 1.416, 1.416, which is 1.42 roughly. So 1.42 option 4. Okay, 1.42 option 4. So let's move to the next one now.
100 gram of liquid 1 at 20 डिग्री सेल्सियस। सो 100 ग्राम मास दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 20 कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, वो भी दिया हुआ है। इज मिक्स्ड विथ 50 ग्राम्स ऑफ लिक्विड 2 एट 100 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड ही है 100 डिग्री सेल्सियस पे, विद स्पेसिफिक हीट 40 कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री। डिटरमाइन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। दोनों लिक्विड्स हैं, ओके, दोनों लिक्विड्स हैं, सो वी डोंट एक्सपेक्ट एनी फेज चेंज, वी डोंट एक्सपेक्ट एनी फेज चेंज। लिक्विड 1 का इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर कुछ टी, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। लिक्विड 2 का इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ टी। सो लिक्विड 1 का इंक्रीज होगा फ्रॉम 20 टू टी, लिक्विड 2 का डिक्रीज होगा फ्रॉम 100 टू टी, ओके, फ्रॉम 100 टू टी। तो सिंपल कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है, हीट गेन्ड इज इक्वल हीट सप्लाइड या हीट लॉस्ट इज इक्वल हीट गेन्ड। सो हीट गेन्ड बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। हीट गेन कौन कर रहा है? जो लोअर टेम्परेचर पे है वही गेन कर लेगा, विच इज लिक्विड 1, और लूज कौन कर लेगा? जो हायर टेम्परेचर पे है वो लूज कर लेगा। अब हीट गेन और हीट लॉस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एम सी डेल्टा टी, एम सी डेल्टा टी फॉर लिक्विड 1 must be equal to mc delta t for liquid 2। बस यहां पर एक बात का ख्याल रखना होता है कि डेल्टा टी को नेगेटिव नहीं आने देना है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट लॉस, हीट गेन इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ द हीट लॉस्ट, ओके। सो नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। सो डेल्टा टी पे हर बार आपको हायर माइनस लोअर करना है, ओके, हायर माइनस लोअर करना है। सो दिस इंप्लाइज लिक्विड 1 का मास 100 ग्राम्स। सी लिक्विड 1 का सी 20 कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, 20 कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री। यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है इस चैप्टर में। डेल्टा टी 20 से टी तक इंक्रीज हो रहा है, टी इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, 20 से टी तक इंक्रीज हो रहा है, तो टी -20 डिग्री सेल्सियस, ओके, डिग्री सेल्सियस में है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है तो केल्विन स्केल या सेल्सियस स्केल दोनों विल वर्क। दिस इज इक्वल टू दूसरे साइड से लिक्विड 2 के लिए, लिक्विड 2 का एम जो है मास जो है वो 50 ग्राम्स है, सो 50 इंटू सी जो है वो उसका है 40 कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, 40 कैलोरीज पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री। देन डेल्टा टी उसके लिए 100 से टी तक डिक्रीज हो रहा है, सो हमें पॉजिटिव रखना है। सो आई विल राइट 100 माइनस टी सेल्सियस डिग्री, ओके, 100 माइनस टी। ग्राम एंड ग्राम गो, सेल्सियस डिग्री गोज, ग्राम यहां पर भी ग्राम है, ग्राम एंड ग्राम गो, सेल्सियस डिग्री, कैलोरीज। सो दिस इंप्लाइज नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद, ये बन जाएगा, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, 50 into 2, okay, 50 into 2, anything else, 20 into 2, anything else, so we are left with 2 here and t minus 20, so 2 into t is 2t, minus 2 into 20 is 40, is equal to, यहां पर क्या बच गया, 2 into 100 is 200, minus 2t, so this implies 2t को यहां लाते हैं, यहां पर पहले से ही 2t है, so that becomes 4t, 2 plus 2 is 4, 4t is equal to, 40 को वहां लेते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा, 200 plus 40 is 240, so this implies t is equal to 240 divided by 4, so 4 into 6, 0, so t is equal to 60 डिग्री सेल्सियस। रिमेंबर हमने सेल्सियस डिग्री में ही लिया था ये 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी सेल्सियस डिग्री में, so 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 1, ओके, ऑप्शन 1। लेट्स मूव ऑन नाउ। 25 A faulty thermometer reads freezing point and boiling point of water at 5 degrees Celsius and 95 degrees Celsius. Now, यहाँ पर correction है, this is minus 5 degrees Celsius. Okay, this is minus 5 degrees Celsius and 95 degrees Celsius respectively. What is the correct value of the temperature as it reads 60 degrees Celsius? Note कर लें,
ओरिजिनल टेम्परेचर जो फ्रीजिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये ओरिजिनल से 5 डिग्रीज कम दिखा रहा है। ओके, ओरिजिनल जो भी है उसे 5 कम दिखा रहा है। तो ओरिजिनल पे आने के लिए 5 से ऐड करना पड़ेगा। तो -5 है, 5 से ऐड कर लें तो 0 बन जाएगा। 95 है, 5 से ऐड कर लें तो 100 बन जाएगा। सो जो भी रीडिंग इस थर्मोमीटर से आएगी उसको 5 डिग्री से ऐड करना होगा। ओके, 5 डिग्री से ऐड करना होगा। अब ये वैल्यू हमें दे रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। सो टी ऑब्जर्व्ड इज 60 डिग्रीज। तो टी एक्चुअल क्या होगा फिर? 5 से ऐड करना होगा। तो 60 + 5 इज 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, 65 डिग्री सेल्सियस। डू यू हैव दैट एनीवेयर? वी डोंट हैव दैट एनीवेयर। सो 65 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वाले में जैसे कि यहां पर मैंने करेक्शन की थी तो ऑप्शंस में भी है। 65 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन देन। Okay, so let's move on to 27 now. A graph AB, I'm not sure ये graph visible होगा कि नहीं, so let me draw it again. ये यहाँ से, this is centigrade scale, so Celsius scale यहाँ से है, and this here is 100 degrees Celsius, 100 degrees Celsius, ये वाला temperature. This is point B. This is point A, this is the curve, और यहां पर टेम्परेचर इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां पर टेम्परेचर इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो आई एम श्योर आपको ये विजिबल नहीं होता। सो नाउ वी आर फाइन। नाउ हमें बताना है कि स्लोप जो है, स्लोप किसके बराबर है। ओके, स्लोप किसके बराबर? सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल के बीच में ग्राफ है। तो स्लोप सिंपल हम निकालेंगे, सीधे ही ग्राफ वाली इंफॉर्मेशन से स्लोप निकालते हैं। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, सिंपल, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। तो मैं ये पॉइंट चूज कर लूंगा, ये पॉइंट चूज कर, ये दो आसान पॉइंट चूज कर लेते हैं। डेल्टा वाई इज हियर 100 - 0 इज 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स जो है वो ये रहा 212 - 32, 212 - 32, ये 180। दिस मस्ट लुक फेमिलियर। 0 and 0, 2 into 5, 2 into 9 is 5 divided by 9. So slope जो है वो 5 divided by 9 के बराबर है, 5 divided by 9 के बराबर। Slope is 5 divided by 9, option 2. Okay, option 2। वैसे अगर आपको TC और TF के बीच में रिलेशन पता हो तो वहां पर भी स्लोप जो है वो 5 divided by 9 आता है। TC is equal to 5 divided by 9 TF प्लस 32 और -32 ऐसा ही है। लेट मी चेक दैट। फाइव डिवाइड बाय 9 TF -32 और ये ब्रैकेट्स में है। तो अगर ये नंबर्स नहीं भी दिए हुए होते, तो भी आप इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। यहां से आप कह पाते कि स्लोप किसके बराबर है। यू कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज, वी कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज TC इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 9 TF माइनस 5 by 9 into 32, जो भी है फिर। Now this is a straight line equation, y is equal to mx plus c। c स्लोप जो है वो ये है, y इंटरसेप्ट जो है वो ये है, m स्लोप जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 9 के। सो अगर ये नंबर्स नहीं भी दिए हुए होते तब भी आपका कंक्लूजन जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 9 होना चाहिए था फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके, फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो 5 डिवाइडेड बाय 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन नाउ। 27। A metallic solid sphere is rotating about its diameter as axis of rotation. Okay, so diameter के about ये rotate कर रहा है, metallic solid sphere है। If the temperature is increased by 20 degrees Celsius, increase in temperature is 20 degrees Celsius, the percentage increase in its moment of inertia is coefficient of linear expansion of metal is 10 to the power -5 per meter square. Okay, per meter square. सो 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके वजह से एक्सपेंशन होगा तो इसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
ये रेडियस जो है वो इनकी, अब रेडियस जो है दैट इज ए लीनियर लेंथ, तो नया रेडियस जो होगा r दैट विल बी इक्वल ओरिजिनल रेडियस टाइम्स 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। नए रेडियस से ही फिर हमें ये पता चल जाएगा कि नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या हमें क्या बोलना है, परसेंटेज इंक्रीज बोलना है हमें इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। सो आई टेक r0 हियर, सो दिस इज r डिवाइडेड बाय r0 इज इक्वल 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है 10 टू द पावर -5 है, डेल्टा टी दिया हुआ है वो 20 के बराबर है, 20 के बराबर। 1 को यहां लाइए -1 बन जाएगा, r डिवाइडेड बाय r0 -1। यू शुड गेट इट कि मैं कहां जा रहा हूं, ओके, यू शुड गेट इट, क्योंकि ये काफी बार पिछले सेशंस में भी हमने काफी बार किया है। नाउ दिस इज 10 टू द पावर -5 इंटू 2, सो दिस इज 1 2 3 बच जाएंगे, 1 2 3 0.0002। नाउ दिस थिंग इज, यहां पर क्रॉस कर लें, r माइनस r0 डिवाइडेड बाय r0 इज इक्वल 0.0002। Now this thing is delta r by r, relative error in the radius, okay, relative error in the radius, that is 0.0002, which is अगर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.02%, 0.02%. So this is extremely small change in this radius, extremely small change in radius. तो हम वो रिलेटिव एरर वाली चीज जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके, रिलेटिव एरर वाली चीज जो है वो हम यूज कर सकते हैं, काफी स्मॉल चेंजेस हैं तो वी कैन यूज दैट। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 2/5 mr² होता है, कि 5/2 mr², 2/5 mr² होता है। तो 2/5 इज कांस्टेंट, मास तो चेंज नहीं होगा एक्सपेंशन में, मास विल जस्ट रिमेन सेम। तो डेल्टा आई बाय डेल्टा टी, रिलेटिव एरर वाली चीज हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ओके, रिलेटिव एरर वाली चीज। सो डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल, अब ये तो कांस्टेंट है तो भूल जाए, r² है तो वो बन जाएगा ट्वाइस डेल्टा r बाय r। ये चीज आपको एरर से पता होना चाहिए, रिलेटिव एरर में ये आपने किया होगा। अब यहां पर स्मॉल चेंज है तो वी कैन यूज दिस, ओके, वी कैन। स्मॉल एरर नहीं होता तब ये, रिमेंबर स्मॉल एरर, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल एरर, या स्मॉल चेंज इज अप टू 10%, मैक्स 10%। दिस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, दिस इज एक्सट्रीम वेरी क्लोज टू 0, सो वी कैन सेफली यूज दिस इक्वेशन। सो 2 इंटू वो बन जाएगा 0.04%. So percentage error in, yeah, percentage increase in moment of inertia is 0.04%. 0.04 is option 4. Option 4 percentage में है, okay? Percentage पहले से ही mentioned है question में. So let's move on. A Carnot engine having efficiency of 1/10, eta is 1/10, is being used as a refrigerator, okay, इसी को as refrigerator यानी कि उल्टा यूज कर रहे हैं। If the work done on the refrigerator is 10 joules, so W दिया हुआ है, the amount of heat absorbed from the reservoir at lower temperature is, efficiency Carnot engine की दी हुई है, आपको लेकिन यूज करना है as a refrigerator। रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी के बीच में हमारे पास इक्वेशन है, एटा इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेटा, ओके, दिस इज द रिलेशन। एटा इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी फॉर द कार्नोट इंजन, एंड बेटा इज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी फॉर रेफ्रिजरेटर। हमें बेटा चाहिए तो 1 प्लस बेटा ऊपर, 1 प्लस बेटा डिवाइडेड इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाय एटा, बेटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एटा माइनस 1। 1 को यहां लाया तो -1, ओके। सो एटा हमें दिया हुआ है 1/10 है, सो यहां पर 1/एटा है तो 10 उल्टा लेना होगा। सो बेटा इज इक्वल टू 10 - 1 इज 9, 10 - 1 इज 9। So 9 is the efficiency of Carnot refrigerator, okay, as refrigerator आप इसे यूज कर रहे हैं। अब आपको कहा गया है कि वर्क डन जो है वो दिया हुआ है, वर्क डन आपको बताना है कि हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सिंक, जो रेफ्रिजरेटर का कैबिन होता है लोअर टेम्परेचर पे, वो किसके बराबर है।
बीटा इज इक्वल टू QL divided by W. What we get divided by what we pay for. We are getting heat from the refrigerator cabin divided by we are paying for the work that refrigerator has to do. So QL divided by W. QL का मॉडुलस मैं लेता हूं क्योंकि QL एक्सट्रैक्ट किया गया तो माइनस साइन उसके साथ हम यूज करते हैं, लेकिन यहां पर वी डोंट नीड दैट. हमें QL निकालना है. QL इज इक्वल टू बेटा इंटू W. सो QL इज इक्वल 9 इंटू W दिया हुआ है 10 के बराबर है. सो 90 जूल्स. सब कुछ ऐसा सिस्टम है तो इसका यूनिट भी ऐसा सिस्टम में आएगा. ऑप्शन 4. Option 4. So let's move on to the next one. This is the last one we will do in this session. A cylindrical rod having temperature T1 and T2 at its ends. The rate of flow of heat is Q1 calories per second. Heat current जिसे हम कहते हैं. If all the linear dimensions are doubled, so length double हो रही है, radius double हो रहा है, obviously diameter double हो रहा है, keeping temperature constant, then the rate of flow of heat will be. So आपके पास एक rod है, cylindrical rod, radius suppose r के बराबर, okay, radius r के बराबर. एक साइड जो है that is maintained at temperature T1 और दूसरा साइड जो है that is maintained at temperature T2. हीट फ्लो हो रही है एट द रेट ऑफ Q1 कैलोरीज पर सेकेंड. Q1 कैलोरीज पर सेकेंड. फिर जाके लेंथ को भी डबल करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये रेडियस को भी डबल करना है. तो हमें बताना है हीट फ्लो का क्या होगा. हीट फ्लो रेट एट विच हीट इज फ्लोइंग, हीट करंट जिसे हम कहते हैं, किसके बराबर होता है. कांस्टेंट K टाइम्स T1 T हायर माइनस T लोअर, KA T हायर माइनस T लोअर डिवाइडेड बाय L. Ka is area of cross section, TH is temperature of the higher side minus TL is temperature of the lower side divided by L is the length, जो भी total length होगी. So area को मैं put कर लूंगा in terms of pi r square TH minus TL divided by L. अब यहां पर ये जो दो केसेस हैं, TH और TL दोनों का सेम है, T1 और T2 वो तो सेम है. लेंथ डबल हो रही है, रेडियस डबल हो रहा है, लीनियर डिमेंशंस डबल हो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर जो वो सेम रह रहे हैं. K और पाई तो पहले से ही कॉन्स्टेंट्स हैं. दिस मींस H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर डिवाइडेड बाय L इस पर्टिकुलर केस के लिए. अब जाके रेशियो देखते हैं. सो H2 डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1. R के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो ऑर्डर सेम रहेगा. इंटू L1 डिवाइडेड बाय L2, उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है तो इसलिए उल्टा लिखना होगा. 2/1 यहां से 1/2. अब रेडियस का हर कोई लीनियर डिमेंशन जो वो डबल हुआ है, R डबल हुआ है, दैट मींस R2 इज ट्वाइस R1, तो ये सिंपली 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर. L2 इज ट्वाइस L1, तो वो बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2. एक 2 कैंसिल आउट होगा, मींस H2 डिवाइडेड बाय H1 is equal to 2 implies H2 is equal to twice H1 is equal twice. अब H1 दिया गया था वो Q1 के बराबर है, so twice Q1. so का हीट करंट जो होगी वो डबल हो जाएगी twice Q1 के बराबर. okay, so this will do for this session. okay, इस बार थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने में. you know we were very busy with the scholarship test, so इस वजह से टाइम लग गया. Next time, we'll take care of it. चलिए, Allah Hafiz. All the best for your upcoming exam. Fine?